नमस्कार साथियों, क्वालिटी विजन में आपका स्वागत है। संसद की कार्यवाही हमने देख ली है। आज देखेंगे हम संसद को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में संसद कानून का निर्माण करती है। इसे विधि निर्माण भी बोलते हैं। विधि निर्माण की शक्ति, इसके तहत संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है और संसद को कुछ अधिकार प्राप्त है। उन अधिकारों के तहत संसद कानूनों का निर्माण करके देखते हैं। अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 में उल्लेख किया गया है कि संसद संपूर्ण भारत क्षेत्र या किसी भूभाग जो संघ सूची के अंतर्गत आता हो, संघ सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 245 में। अगला अनुच्छेद है अपना अनुच्छेद 3। इसमें उल्लेख किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो या उनके नाम में परिवर्तन करना हो तो संसद कानून का निर्माण कर सकती है। यानी नाम में परिवर्तन करना, सीमाओं में परिवर्तन करना, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विलय करना, तो ये अधिकार हमारी संसद को दिया गया है और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में। अगली शक्ति है संसद की अनुच्छेद 356। 356 के तहत किसी भी राज्य का शासन तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। हमारे राजस्थान में आज तक राष्ट्रपति शासन 4 बार लागू हुआ है। तो जब राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू हो गया है तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। आगे देखते हैं, एक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में उल्लेख किया गया है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो संसद ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगी कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 13 में। संसद अगर कानून का निर्माण करती है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण करेगी। इसके अलावा हमारे जो देश में मुसलमान हैं और ईसाई हैं, ये भारतीय निवासी है, इनको छूट दी गई है कि इनके सामाजिक और धार्मिक जीवन से संबंधित मामलों में अगर कोई कानून बनाना है तो संसद को अधिकार नहीं दिया गया है। संसद इनके अधिकारों पर कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। मुसलमानों और ईसाइयों के लिए सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में कानून निर्माण के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया है। इसके द्वारा इनके लिए कानून का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि कानून का निर्माण संसद कैसे करती है। कानून निर्माण के लिए संसद में विधेयक लाया जाता है और ये विधेयक किन किन स्तरों से गुजरने के बाद कानून बनता है। तो प्रथम वाचन, 3 वाचन होते हैं एक सदन में, फिर दूसरे सदन में एक सदन से पारित होने के बाद
दूसरे सदन में भी 3 वाचन होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रथम वाचन, ये कानून निर्माण की प्रक्रिया है। कैसे कानून का निर्माण किया जाता है? प्रथम वाचन में संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्तावक के द्वारा जो प्रस्ताव लेकर आ रहा है उसके द्वारा सदन में खड़े होकर उस प्रस्ताव के बारे में बताया जाता है। ये प्रथम वाचन होता है। प्रस्ताव बता दिया गया है। फिर द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन के द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श करने के बाद, विचार विमर्श हो गया है, इसके बाद बहुमत से अगर पास हो जाता है प्रस्ताव तो एक समिति बनाई जाती है और वो समिति इस विधेयक की जांच करती है। समिति उस विधेयक में संशोधन भी कर सकती है। अब समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। कुछ संशोधन भी हो सकता है उस विधेयक में और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद इस सदन में जो द्वितीय वाचन चल रहा है, यानी जो प्रतिवेदन समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस पर विचार विमर्श होता है और यहाँ बहुमत से स्वीकृत हो जाता है तो आगे भेज दिया जाता है। फिर होता है तृतीय वाचन, यानी प्रथम वाचन में प्रस्तुतिकरण हो गया। द्वितीय वाचन में विचार विमर्श हो गया और तृतीय वाचन में मतदान किया जाता है। उस विधेयक पर मतदान होता है। अब यहाँ से इस सदन से मान लीजिए ये लोकसभा में लाया गया है। मतदान बहुमत के आधार पर पारित हो गया है। यहाँ से पारित होने के बाद, इस सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में विधेयक को भेजा जाता है। लोकसभा में हो गया है, राज्यसभा में भेजा गया है। अब राज्यसभा में भी तीनों प्रोसेसर यही चलती है। प्रथम वाचन होगा, फिर द्वितीय वाचन होगा, यानी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर विचार विमर्श होगा और फिर बहुमत के आधार पर मतदान किया जाता है। 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है दूसरे सदन से भी, तो वो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति, अगर साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, सदन में वापस से भेज सकते हैं। और सदन साधारण विधेयक है तो राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेज देते हैं और संसद के दोनों सदन उनमें कुछ संशोधन करे या ना करे, दोबारा से अगर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई धन विधेयक है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, या फिर संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है उसको भी राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, इस पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। इस तरह से हमने देखा कि संसद कानूनों का निर्माण कैसे करती है और राष्ट्रपति के जैसे ही हस्ताक्षर होते हैं वो विधेयक क्या बन जाता है, कानून का रूप ले लेता है।
फिर उसको लागू कर दिया जाता है। अगली शक्ति है अपनी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्ति की अगर बात करें तो संसद पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ समितियां बनाई गई हैं। वो समितियां हैं लोक लेखा समिति, पराकलन समिति, और तीसरी है लोक उपक्रम समिति। ये जो 3 समितियां बनाई गई है, ये तीनों समितियां संसद पर वित्तीय नियंत्रण का कार्य करती है। इसके अलावा संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। धन विधेयक जो है वित्तीय मामलों में ही आता है, तो धन विधेयक में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है और राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद, पारित होने के बाद राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिन में उस पर सुझाव दे सकती है। मानना या नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर है। इस तरह से धन विधेयक को लेकर भी संसद को शक्तियां प्राप्त हैं। अगले देखते हैं हम संसद की तीसरी शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी लोकसभा में मंत्री परिषद को जब तक विश्वास प्राप्त है तब तक मंत्री परिषद अपने पद पर रह सकती है। अगर लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है और ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है सरकार के द्वारा। अगर दोनों में हार हो जाती है, विश्वास में और अविश्वास में, तो सरकार गिर जाती है। तो इस तरह से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसके अलावा जो मंत्री है इनसे संसद प्रश्न काल के माध्यम से शून्य काल है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इनके माध्यम से प्रश्न पूछ के मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। तो इस तरह से हमने देखा कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण कैसे कैसे होता है। अगली शक्ति है हमारी संविधान संशोधन संबंधी। संसद को अधिकार है कि ये संविधान में संशोधन कर सकती है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 तरीके से संशोधन होते हैं। पहला है सदन की कुल सदस्य संख्या उपस्थित तथा
तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत ये हो तो बहुमत पारित हो जाएगा। 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक है। दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडलों का अनुसमर्थन। विशेष बहुमत हो गया यानी कुल सदन की कुल सदस्य संख्या उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत। इसके साथ ही आधे राज्यों की विधान मंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। जैसे विधायी शक्तियों से संबंधित अगर कार्य है या कार्यपालिका नियंत्रण से संबंधित अगर कार्य है तो उनपे आधे राज्यों की विधान मंडलों की स्वीकृति लेना भी आवश्यक है। तो इस तरह से संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अगली शक्ति है निर्वाचन संबंधी। संसद को निर्वाचन संबंधी शक्ति भी प्राप्त है। अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 54 के तहत संसद के दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अनुच्छेद 66 में लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर संसद के दोनों सदन, इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। पांचवी शक्ति है महाभियोग। महाभियोग ये शक्ति भी संसद को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 56 व 61 में इनका उल्लेख किया गया है। यानी महाभियोग क्यों लाया जाएगा 56 में लिखा हुआ है और महाअभियोग की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 61 में उल्लेख किया गया है। यानी संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कुछ पदाधिकारी, इनके विरुद्ध संसद के द्वारा महाअभियोग लगाया जा सकता है और महाअभियोग लगाकर ये इनको पद से हटा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया भी संसद के द्वारा ही होती है। एक सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, एक सदन से पारित होने के बाद 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन भी अगर पारित कर देता है बहुमत से तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और वो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि संसद को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।